कितना चैलेंजिंग था वन पीस के लाइव एक्शन कैरेक्टर को एनिमे की तरह जस्टिस दे पाना। वन पीस सीरीज की कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी जो इस सीरीज में दिखने वाली थी बट उसे एन मौके पर कट कर दिया गया। आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मेकअप और आर्ट डिपार्टमेंट को इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। कैसे बनाया गया था लूफी का स्ट्रेची और बगी के चॉप चॉप सीक्वेंसेस को, और साथ ही साथ कौन कौन से बड़े बड़े डिफरेंसेस रहे हैं ओरिजिनल एनिमे और इस नेटफ्लिक्स सीरीज के बीच में। एनिमे को लाइव एक्शन में अडॉप्ट करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके कारण ही बहुत सारे लाइव एक्शन अडॉप्टेशंस फेल ही होते हैं। बट ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स की वन पीस सीरीज ने इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखा है। यही रीजन है कि नेटफ्लिक्स से वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज को इतना ज्यादा प्यार फैंस और कैजुअल फैंस दोनों की तरफ से मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वन पीस तो लाइव एक्शन में अब जाकर आया है, बट इसकी पॉपुलैरिटी इसके एनिमे सीरीज से बड़ी थी, जिसे जापान के टोई एनिमेशन ने अक्टूबर 1999 को प्रीमियर किया था। और ये बेसिकली बेस्ड था इचिरो ओडा के मांगा सीरीज पर, जिसे 1997 में पब्लिश करना शुरू किया गया था। फिलहाल एनिमे कम्युनिटी में वन पीस की मांगा और एनिमे दोनों का रेपुटेशन लेजेंडरी है, जहां पर मांगा में 1997 से लेकर अब तक 106 वॉल्यूम्स रिलीज हुए हैं। वहीं पर टीवी सीरीज के अंदर इसके 20 सीजन्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें इस सीरीज के एपिसोड का टोटल काउंट 1071 है। और ये दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे में से एक है, और इसी पर इस सीरीज को बेस किया गया है। जहां पर जुलाई 2017 में वीकली शोनन जंप के एडिटर इन चीफ हिरोयुकी नाकानो ने इस बात को अनाउंस किया था कि वो टुमारो स्टूडियोज के साथ मिलकर इस एनिमे की एक लाइव एक्शन एडप्टेशन पर काम कर रहे हैं। फाइनली 2020 में इस बात को अनाउंस किया गया कि नेटफ्लिक्स के साथ इस कोलैबोरेशन को किया जा रहा है। ओरिजिनल जापानीज डब का कोई जवाब नहीं है। यही रीजन है कि दुनिया भर में बहुत सारे नॉन जापानीज स्पीकिंग लोगों ने इस पूरी की पूरी सीरीज को जापानीज में ही इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखा होगा, और उसी इंटेग्रिटी को इस शो के अंदर मेंटेन करते हुए यहाँ पर एक्चुअली जापानीज में एनिमे के सारे ओरिजिनल एक्टर्स ने ही अपने अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पर आवाज दी है, इंक्लूडिंग मायूमी तनाका, जिन्होंने आज तक लूफी को अपनी आवाज दी थी। इस सीरीज के लुक्स और इसके प्रोडक्शन डिजाइन मांगा और एनिमे के हिसाब से काफी ज्यादा करीब थे। जहां पर रिचर्ड ब्रिजलैंड इस सीरीज के प्रोडक्शन डिजाइनर थे, वहीं पर डायना सेलियर्स इस सीरीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। और इन दोनों ने ही इस सीरीज की डिजाइन के लिए इचिरो ओदा के ओरिजिनल मांगा से कई सारी इंस्पिरेशन ली थी। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए हेयर्स के लुक की, तो यहाँ पर इस सीरीज की मेकअप सुपरवाइजर अमेंडा रॉस मैकडोनाल्ड ने कई सारे रियल ह्यूमन हेयर्स वाले विग का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स के लिए कलर्ड विग्स का ही इस्तेमाल किया है, जिनमें हर कैरेक्टर्स के लिए एटलीस्ट 2 विग्स को तो जरूर ही बनाया गया था। साथ ही साथ इन्हें अलग अलग लेवल्स पर कलर भी किया गया था। फॉर एग्जाम्पल, नामी के बालों को ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो और गोल्डन हाईलाइट्स के साथ कलर किया गया था। वहीं पर कैरेक्टर्स के लुक्स को डिजाइन करने के लिए भी काफी सारे इंस्पिरेशन लिए गए थे, जहां पर एनिमे के कई सारे डाई हार्ड फैंस के लिए बहुत सारे ईस्टर एग्स और नॉड इनके लुक्स में छुपाए गए थे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें लूफी के आइकॉनिक हैट की, तो यहाँ पर इसके तकरीबन 45 वर्जन्स को फिल्मिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस सीरीज में हमें ऊता भी अपने कैरेक्टर की यंग फॉर्म में देखने को मिलती, जिसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर इंक्लूड तो किया गया था, बट फाइनली उसे हटा दिया गया। और वो शायद हमें सीरीज के अंदर तब देखने को मिलती जब शैंक्स अपने हैट को लूफी को पास ऑन करता है। और जब बात चीजों के होने और न दिखने की जा रही है, तो इस सीरीज के क्रेडिट्स के दौरान हमें एक मैप दिखाया जाता है। इसमें कई सारे ऐसे डिटेल्स भी हैं जिन्हें इस सीरीज में अब तक मेंशन नहीं किया गया है, बट इसे फ्यूचर के लिए जरूर टीज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस मैप को कॉन्ग के द्वारा इशू किया गया है, जिसका फेस हमें टाइटल के एंड में भी दिखता है। साथ ही साथ इस मैप में गोट आइलैंड का भी मेंशन है, जो बेसिकली रेयर एनिमल्स का एक आइलैंड होता है। इसके अलावा इस मैप में लीग टाउन का भी मेंशन है, और तो और ओइकॉट किंगडम, सिक्सिस कोजिया और कुमाती ट्राइब का भी इस मैप के अंदर मेंशन है, जो फ्यूचर में हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। अब ऑफ कोर्स ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के हिसाब से जब चीजें अडॉप्ट की जाती हैं, तो बहुत सारे डिफरेंसेस उनमें किए जाते हैं, और ऐसा ही सीरीज के अंदर भी है, जिनमें दर्जन से भी ज्यादा कई सारे छोटे बड़े चेंजेस किए गए हैं। बट उनमें से अगर कुछ की बात की जाए, तो इस सीरीज में सबसे पहली शुरुआत ही हमें गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन से दिखाई जाती है। बट एनिमे के अंदर गोल्डी रॉजर की कहानी एनीज लॉबी आर्क में दिखाई गई थी। वहीं पर मॉन्की डी गार्प को सीरीज के अंदर शुरू से ही
सेंट्रल रोल दिया गया था। साथ ही साथ सीरीज के अंदर लूफी का जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिखाया गया था, एनिमे के अंदर इस तरह का इंट्रोडक्शन था ही नहीं, बल्कि एनिमे के अंदर उसे सीधे तैरते हुए बैरल के अंदर ही दिखाया गया था। साथ ही साथ इस सीरीज को रियलिस्टिक और थोड़ा डार्क बनाने के लिए कॉमेडी पर थोड़ा कम फोकस किया गया है, बल्कि एनिमे कई बार हिलेरियस होती है। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिस पर अगर बैठकर बात करने लगूं तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ जाएगी। अब आपकी बारी है, आप बताइए आपने कितने डिफरेंसेस नोटिस किए। बात अगर की जाए इस सीरीज की फिल्मिंग की, तो इस सीरीज की फिल्मिंग 31 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी, जो एक्चुअली इससे पहले 2021 में शुरू होने वाली थी, लेकिन पेंडेमिक के चक्कर में इसे डिले किया गया था। जहां पर इस मूवी की मोस्ट ऑफ द फिल्मिंग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ही हुई है, जहां पर अपेरेंटली ये सीरीज साउथ अफ्रीका में हुए अब तक के बिगेस्ट प्रोडक्शंस में से एक थी, जहां पर इसके कई सारी खूबसूरत कोस्टल लाइंस का इस्तेमाल एनिमे के लुक को रिक्रिएट करने के लिए किया गया है। इसके साथ साथ हमें कई सारे शिप्स भी देखने को मिले थे जो एक्चुअली एनिमे और मांगा के हिसाब से काफी ज्यादा एक्यूरेट थे, और इन्हें हल्के फुल्के चेंजेस के साथ ही सीरीज के अंदर दिखाया गया था। वेल, इनमें से ज्यादातर शिप्स को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में बनाया गया था, जिसमें स्पेसिफिकली बार्टी नाम की शिप को चेट ब्रिजलैंड ने जेफ को ध्यान में रखकर बनाया था, जहाँ पर उन्होंने बेसिकली इसे 18th सेंचुरी के पायरेट्स कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया था, जिसमें उन्होंने इस बात का इमेजिन किया था कि क्या हुआ होगा अगर जेफ ने पायरेसी छोड़कर रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया होगा, और वो और उसके अलग अलग साथी शिप के अंदर कैसे रहते होंगे। साथ ही साथ शिप के साइड में आइकॉनिक फिश वाला स्कल्पचर भी जरूरी था, जिसके कारण इस चीज को इस तरह से बनाया गया कि चीजें लाइव एक्शन और एनिमे दोनों को जस्टिस दे पाए। इसके साथ साथ इस सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए प्रोस्थेटिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें स्पेसिफिकली इस सीरीज के प्रोस्थेटिक डिजाइनर जेको स्नाइमन ने इस सीरीज के अंदर बगी द क्लाउन और एयरलॉन्ग की नाक को डिजाइन किया था, जिसमें स्पेसिफिकली एयरलॉन्ग को डिजाइन करना काफी कठिन था, जिसमें उसके कई सारे स्किन पैटर्न्स और फिश गिल्स भी शामिल थे। बट ऑफ कोर्स जैसा कि वो वन पीस फैन थे, उन्हें ये करने में काफी मजा आया। लेकिन चलिए बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसे लाइव एक्शन में प्रोस्थेटिक की मदद से नहीं किया जा पाता और उन्हें विजुअल इफेक्ट से दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल मंकी डी लूफी की स्ट्रेची पावर्स, और यहाँ पर उसके गम गम एबिलिटी को दिखाने के लिए कई सारे ट्रायल्स और एरर के थ्रू जाना पड़ा था, जहाँ पर उसे स्ट्रेचिंग के साथ साथ पुल बैक का भी इफेक्ट दिखाना था, जिसमें कार्टूनिश मोशन ब्लर का भी इस्तेमाल किया गया था। बट इवेंचुअली ये चीज थोड़ी वियर्ड और 2D स्टाइल लग रही थी, जिसके कारण यहाँ पर टेक्सचर्स में कर्व्स और वेट का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण लूफी की बॉडी देखने में कन्विंसिंग लग पाई। इसके अलावा बगी द क्लाउन भी कम नहीं था, जिसने चॉप चॉप फ्रूट खाया था, और यहाँ पर इस कैरेक्टर के कई सारे कटे हुए सीन्स के लिए डिजिटल डबल का इस्तेमाल किया गया था, स्पेशली डिकैपिटेटेड हेड सीन्स के लिए। वहीं पर दूसरी ओर पानी और समुद्र इस सीरीज के एक बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए थे, बट इन्हें दिखा पाना बहुत आसान नहीं था, और बहुत जगहों पर पानी के अंदर बोट को दिखाने के लिए सेट पर मौजूद कई सारे बड़े बड़े टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इस सीरीज में लूफी और गार्प के बीच में हुए लड़ाई को एक CGI के थ्रू दिखाना था, जो कि काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जहाँ पर खुले आसमान के नीचे विंड एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसके चलते कई बार CGI के थ्रू एक्स्ट्रा एडिटिंग करनी पड़ती थी। वहीं पर अगर बात करें रिसेप्शन की, तो ये सीरीज काफी पॉपुलर हुई है, जहाँ पर इसने अपने डेब्यू के साथ द वेडनेसडे और स्ट्रेंजर थिंग्स के भी रिकॉर्ड नेटफ्लिक्स पर तोड़ दिए हैं, जहाँ पर अपने डेब्यू के साथ ही वन पीस 84 कंट्रीज के अंदर नंबर 1 की स्पॉट पर थी, वो भी पूरे के पूरे एक वीकेंड के लिए। साथ ही साथ इस सीरीज को रॉटन टोमेटोज पर 83% की क्रिटिकल रेटिंग मिली है, वहीं पर 96% का इसे ऑडियंस स्कोर मिला है, और एनिमे के डाई हार्ड फैन और कैजुअल फैंस दोनों की तरफ से इसे काफी ज्यादा अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। सो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द नेटफ्लिक्स वन पीस सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस सीरीज के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही ऑसम वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।